आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और लैंड रिफॉर्म के बारे में। हालांकि ये जो टॉपिक है ये क्या था, एग्रीकल्चर रिफॉर्म जो टॉपिक था उसमें 3 टॉपिक है, टेक्निकल रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है, जनरल रिफॉर्म। टेक्निकल रिफॉर्म हम लोग ने पढ़ चुका है। अब हम आज इंस्टीट्यूशनल और जनरल रिफॉर्म पढ़ने वाले हैं। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म को लैंड रिफॉर्म भी कहते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है जो गवर्नमेंट ने हेल्प किया, वो गवर्नमेंट ने क्या किया, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। देखो, एबॉलिशन का मतलब होता है खत्म हो जाना, खत्म हो जाना। इंटरमीडिएट्स का मतलब बच्चों होता है मिडलमैन। जमींदारी सिस्टम आप सभी जानते हैं। इस पॉइंट ये कहता है बच्चों कि मिडलमैन को पहले तो खत्म कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जमींदारी सिस्टम को ना गवर्नमेंट ने क्या कर दिया बच्चों, खत्म कर दिया। सर ये जमींदारी चैप्टर बच्चे, जमींदारी सिस्टम ना थोड़ा बड़ा टॉपिक है जो कि मैंने आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में बता दिया है, ठीक है। तो वहां पे जाके आप जमींदारी सिस्टम कर लेना, क्योंकि यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है उस सारी चीजों को। तो जमींदारी सिस्टम को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो गया, टीलर्स मतलब बच्चों होता है फार्मर्स। टीलर्स मतलब होता है फार्मर्स। तो जो फार्मर्स है, ठीक है, और सॉइल का मतलब होता है लैंड, ठीक है। तो जो फार्मर्स है ना बच्चों, जो फार्मर्स अच्छे से फार्मिंग कर सकते हैं उनको क्या कर दिया गया, ओनरशिप राइट दे दिया। सब ये ओनरशिप राइट, ओनरशिप मतलब बच्चों होता है मालिक, ठीक है। तो जमींदारी सिस्टम में क्या मतलब, यहाँ पे क्या हो गया, सबसे पहला एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स में जमींदारी सिस्टम को पहला खत्म कर दिया गया। और जो फार्मर्स सच्ची में फार्मिंग अच्छे से कर सकता है उसे क्या कर दिया गया, ओनरशिप राइट दे दिया गया। सेकंड पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ रेंट। देखो यहाँ पहले क्या होता था, जिनके पास ना बच्चों लैंड होता था, जो भी फार्मर्स के पास लैंड होता था ना, तो जमींदार क्या करते थे, आपको पता है ये सारी जमींदार कौन होते हैं। तो जमींदार क्या करते थे बच्चों, जिनके पास भी लैंड होता था, तो जो भी फार्मर्स अपने लैंड में, मान लो कि अगर वो उन्होंने 500 रुपए अपने लैंड में फार्मिंग करके 500 रुपए अर्न किया, तो ये जो जमींदार होते थे ना, ये क्या करते थे बच्चों, इन फार्मर्स को बोलते थे, जिनके पास खुद का लैंड होता था, बोलते थे कि तुम्हें 1000 रुपीज रेंट देना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, जो फार्मर्स 500 रुपए कमा रहे हैं तो वो कैसे 1000 रुपए उनको रेंट में देंगे, है ना। तो कहीं ना फिर क्या होता था, जो फार्मर्स ऐसे दे नहीं पाते थे ना रेंट, तो ये जमींदार क्या करते थे, उन फार्मर्स से उनका लैंड छीन लेते थे, ठीक है। ये आपने पहले पढ़ के रखा है। तो रेगुलेशंस ऑफ रेंट में पता है, ये सिस्टम को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया बच्चों, रेंट को फिक्स कर दिया। सर रेंट को फिक्स कर दिया मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि मान लो कि अगर वो 600 रुपए कमा रही है, मान लो कोई भी फार्मर्स अपने लैंड में 600 रुपए कमा रहा है, तो गवर्नमेंट बोलती है कि जो भी पीपल, अगर मान लो कि कोई भी 600 कमा रहा है तो उसका हम 1/3 लेंगे। मतलब गवर्नमेंट कहती है कि 200 रुपए जो है, मतलब आपका जो भी टोटल आउटपुट है उसका 1/3 जो भी आएगा, मतलब जैसे मान लो 600 रुपए फार्मर्स ने कमाया, तो उसका गवर्नमेंट क्या करेगी, 1/3 निकालेगी, 200। ये 200 जो है ये गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी, ठीक है। और जो बाकी 400 रुपए फार्मर्स के पॉकेट में चले जाता है, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम बहुत हद तक बहुत अच्छा था, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट मतलब जो भी फार्मर्स कमाते थे उसका 1/3 गवर्नमेंट खुद ले लेती थी, बाकी पैसा फार्मर्स को दे देती। तो रेगुलेशंस ऑफ रेंट का मतलब बच्चों ये है। तो यहां से लेकर यहां तक आप नोट कर लेना। थर्ड पॉइंट है कॉन्सिडरेशन ऑफ होल्डिंग्स। बच्चों कॉन्सिडरेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्सिडरेशन का मतलब होता है ज्वाइन करना, कुछ भी चीज को जोड़ना, उसे हम कॉन्सिडरेशन कहता है। अब आपने बचपन से पढ़ के रखा है कि मैंने हमेशा एक बोर्ड पर से एक चीज बताई थी, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स के बारे में। सो बेसिकली मैं यहाँ कहीं पे उसे लिख दिया उस पॉइंट को। हाँ देखो, जैसे स्मॉल एंड फ्रेगमेंटिंग लैंड होल्डिंग्स, ये भी आपने चैप्टर 1 में पढ़ के रखा है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि जो भी फार्मर्स रहते हैं ना, उनका जो लैंड रहता है ना, वो बहुत टुकड़ों टुकड़ों में हर जगह पे फैला होता है। तो मान लो कि अगर ये एक फार्मर का पूरा इतना लैंड है, ये फार्मर का ये भी लैंड है, 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 ठीक है। तो उसका जो लैंड होता है ना, वो हर जगह फैला होता है। तो मान लो कि फार्मर अगर यहाँ पे काम करता है तो बाकी समय ये सारे लैंड खाली रहता है। फिर क्या होता है, अगर ये फार्मर्स यहाँ पे जाता है तो फिर क्या होता है, बाकी जगह लैंड खाली रहता है और ये भी लैंड खाली हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों ऐसे ना फार्मर्स को क्या करना पड़ता है, बहुत जगह ऐसे घूम घूम के जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा रहती थी, लेकिन आउटपुट क्या हो जाता था, कम हो जाता था। तो इस सिचुएशन को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बोला कि जितने भी फार्मर्स के लैंड अलग अलग है, उन फार्मर्स के सारे एक लैंड को एक जगह जोड़ दो और एक पूरा लैंड, उनको टोटल लैंड क्या कर दो, जोड़ के उनको लैंड एक दे दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे छोटे छोटे लैंड है, तो गवर्नमेंट ने बोला ये सभी लैंड को आपस में इकट्ठा कर दो, जोड़ दो, और उनको पूरे फार्मर्स को क्या कर दो, पूरा एक लैंड, बड़ा सा लैंड उनको जोड़ के दे दो। तो ये होता है कॉन्सिडरेशन ऑफ होल्डिंग। यहाँ पे मैंने लिखा है इम्प्लाइंग होल्डिंग ऑफ अ फार्मर एट वन प्लेस रेदर देन स्कैटर्ड इन पीसेस ऑफ सेवरल प्लेसेस। मतलब फार्मर्स को एक ही लैंड दे दो, ना कि अलग अलग फैला हुआ, ठीक है। तो ये भी आपने चैप्टर बच्चों पूरी चैप्टर 1 और 2 में आपने जो चीज पढ़ी है वो सारी चीजें यहाँ पे आएगी। तो होपफुली प्लीज आप वहां पे जाके देख लेना, क्योंकि अभी
हर चीज आप जमींदारी बोलोगे मुझे कमेंट में कि सर जमींदारी सिस्टम आपने बताया नहीं, सर ये भी अच्छे से बताया नहीं, तो ये सभी टॉपिक्स 10-10 मिनट के, जो कि अभी अगर मैं बताऊंगा तो वीडियोस और लेक्चर लंबी हो जाएगी, राइट। तो कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप चैप्टर 1 में जाइए और ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से देखिए, ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये सारी चीजें हर बच्चों को अच्छे से 2-3 बार पिछले वाले लेक्चर्स में बता दी गई है। अब बच्चों 4 पॉइंट है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। अब यहाँ पे क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो जो कुछ कुछ फार्मर्स बच्चों ऐसे थे जिनके पास बहुत ही बड़े बड़े लैंड हुआ करते थे, मतलब जितना उनके पास होना चाहिए उससे भी ज्यादा लैंड उनके पास हुआ करते थे। तो गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी फार्मर्स के पास हद से ज्यादा लैंड होगा, मतलब मान लो कि ये जो फार्मर है, ठीक है, इसको असली में इसका लैंड इतना होना चाहिए था, लेकिन इसके पास इतना पूरा बड़ा लैंड है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको जितना इसकी हक है, जितना इसको देना चाहिए एक्चुअल में, उसको उतना लैंड दे देगी। और जो भी बच्चों सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा, सरप्लस मतलब बच्चों एक्स्ट्रा, तो जो भी एक्स्ट्रा लैंड है, ठीक है, जो भी फार्मर्स के पास एक्स्ट्रा लैंड है उसको क्या कर देती है गवर्नमेंट, क्या बोलती है कि जो भी फार्मर्स के पास एक्स्ट्रा लैंड है, मतलब तो उसको क्या कर देती है, एक्स्ट्रा लैंड को जो फार्मर्स के पास लैंड नहीं होता खुद का, उनको क्या कर देती है, दे देती है, ठीक है। तो इस टॉपिक में बच्चों, मतलब इस सेंटेंस में ये चीज है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, मतलब हर फार्मर्स को अपना एक लैंड दिया जाए कि वो वहां पे क्या कर सके, प्रोडक्शन कर सके, फार्मिंग कर सके। तो जो फार्मर्स के पास हद से ज्यादा बड़ा लैंड होता था, उनसे क्या कर लिया जाता था, उनसे ज्यादा एक्स्ट्रा लैंड क्या कर लिया था, छीन लिया जाता था, वो लैंड ऐसे फार्मर्स को दिया जाता था जिनके पास खुद का लैंड नहीं था, ठीक है। तो सीलिंग और लैंड फोल्डिंग्स का मतलब बच्चों ये है। अब है कोऑपरेटिव फार्मिंग। देखो कोऑपरेटिव फार्मिंग का बच्चों बार्गेनिंग पावर को बढ़ाना, इनहेंस मतलब करना, मतलब बढ़ाना, इसको बार्गेनिंग पावर ऑफ स्मॉल होल्डर्स इन मार्केट। अब बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, बार्गेनिंग का मतलब होता है सौदा करना। आप अगर मार्केट में जाते हो तो मानो कि ये शॉपकीपर जो है वो आपको 20 रुपीज बोलता है, लेकिन आप क्या बोलते हो, नहीं सर इसे और थोड़ा कम कर दो, तो वो फिर फार्मर बोलेगा नहीं सर 18 रुपए में डील करता है, तो आप बोलोगे नहीं सर और थोड़ा कम करो। तो ये जो आप करते हो इसे कहता है बार्गेनिंग करना, सौदा करना, ठीक है। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या हो गया था बच्चों, पहले आपने अगर चैप्टर्स में पढ़ा होगा तो इंडियन एग्रीकल्चर में ये था कि जो भी अगर फार्मर्स के पास एक्स्ट्रा सरप्लस बच जाता था, वो क्या करते थे, उसे मार्केटिंग में बेचने के लिए चले जाते थे, मतलब उसको अपना सामान जो उन्होंने उगाया उसको क्या करते थे, बाहर बेचने के लिए चले जाते थे। तो फार्मर्स के साथ होता क्या था उस समय, अगर मान लो कि उनका जो सामान 20 रुपए में बिकना चाहिए वो बिकता था 10 रुपए में, तो कहीं ना कहीं जो मार्केट था ना वो उनको उल्लू बना रहा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव फार्मिंग गवर्नमेंट ने लाया, जिसने गवर्नमेंट ने कहा कि जो फार्मर्स को जितना पैसा मिलना चाहिए उनको उतना ही पैसा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो इनहेंस बार्गेनिंग पावर ऑफ स्मॉल होल्डर्स इन मार्केट का मतलब बच्चों ये है, ठीक है, ठीक है। अब बच्चों जनरल रिफॉर्म, जो कि आखिरी है एग्रीकल्चर रिफॉर्म का टॉपिक, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। सर अभी इरिगेशन क्या होता है, देखो तो बच्चों इसको मैं ना आपको एक पिक से समझाता हूं। देखो आप अगर यहाँ पे देखोगे, ये देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, आप देखो यहाँ पे क्या है, वो जो फार्मर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, इरिगेशन लगाते हैं, मतलब जो भी पौधे रहते हैं ना, देखो यहाँ पे आप ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, तो यहाँ पे पौधे लगे हैं, उसके साथ ही साथ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी का पूरा छिटकारा जा रहा है, ठीक है, इसे बोलते हैं इरिगेशन सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, आपको पाइप से डालने की जरूरत नहीं होती है फार्मिंग करने के लिए। तो जब आप इरिगेशन सिस्टम लगाते हैं ना, पानी अपने आप वो क्या कर देते हैं, एक बार चालू कर देते हैं तो अपने आप देखो कैसे हर जगह पे पानी चले जाता है। तो इरिगेशन सिस्टम ये होता है। जैसे देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो घास है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक पाइप लगा देते हैं कि पाइप से ना हर जगह पे पानी अपने आप ठहर जाता है, तो आपको यहाँ पे पाइप से खुद डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसे कहते हैं बच्चों इरिगेशन, ठीक है। तो एक्सपेंशन मतलब बढ़ाना इरिगेशन फैसिलिटी को। तो आप तो समझ गए ना इरिगेशन सिस्टम क्या है, तो इरिगेशन सिस्टम को क्या करना, बढ़ा देना, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ बातें को याद रखना है। जनरल रिफॉर्म में बच्चों क्या था, गवर्नमेंट क्या बोलती थी कि इरिगेशन सिस्टम बढ़ा दो। अगर इरिगेशन सिस्टम बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो अपने आप एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी मतलब आउटपुट जो है अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पानी तो अपने आप हर जगह पे फैलता जाएगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने बोला कि इरिगेशन सिस्टम बढ़ा देंगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। तो इरिगेशन सिस्टम बच्चों होता कहाँ पे है, इरिगेशन सिस्टम बच्चों मतलब इम्प्लीमेंट, आप इरिगेशन सिस्टम बेसिकली लगा कहाँ सकते हो। देखो अगर मान लो डैम जानते हो ना, कहाँ बहुत सारा पानी, तो डैम जैसी जगह पे या फिर ट्यूबवेल जहाँ पे होगा, तो वैसी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, इरिगेशन सिस्टम को लगा सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में गवर्नमेंट ने बोला कि जहां जहां डैम और ट्यूबवेल ऐसी जगह है जहां पे पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन सिस्टम लगाते जाओ, ठीक है। अब थर्ड चीज यहाँ पे आपको ये भी कह रहा है कि ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स इंट्रोड्यूस्ड वेयर इरिगेशन इज नॉट पॉसिबल। देखो ऐसा नहीं है कि हर जगह आप इरिगेशन सिस्टम लगा सकते हो, क्योंकि इरिगेशन सिस्टम लगाने के लिए आप ऐसी जगह लगा सकते हो जहां पे पानी का सोर्स हो, जैसे डैम हो गया, ट्यूबवेल हो गया, ठीक है। नहीं तो लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी होती है बच्चों जहां पे आप इरिगेशन सिस्टम नहीं लगा सकते, तो वहां पे क्या करते हैं हम ड्राई फार्मिंग टेक्निक एक ऐसी फार्मिंग होती है जो
इरिगेशन सिस्टम अगर आप नहीं भी यूज करोगे तब भी अगर आप ड्राई फार्मिंग टेक्निक यूज कर रहे हो तो इरिगेशन सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती। तो गवर्नमेंट यही कह रही है कि सबसे पहले तो इरिगेशन सिस्टम बढ़ाओ जिससे आउटपुट बढ़ेगा। सेकंड, इरिगेशन सिस्टम जहां जहां डैम है ट्यूबवेल है वहां पे इरिगेशन सिस्टम बढ़ाते जाओ। और अगर कोई भी जगह पे इरिगेशन सिस्टम नहीं लगता है तो वहां पे ड्राई फार्मिंग टेक्निक का यूज करो। ठीक है, तो ये तीन है जनरल, मतलब जनरल रिफॉर्म के अंदर एक पॉइंट है ये एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। तो एग्जाम्स में आपको ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं। अब सेकंड है बच्चों प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। देखो क्रेडिट का मतलब बच्चों होता है उधारी देना। ठीक है, तो उधारी देना, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे जैसे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बनाया, बैंक्स बनाए, और कुछ कुछ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट जिसको शॉर्ट में नबार्ड कहते हैं, BRD। ठीक है, तो ये कुछ गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसे ऐसे कुछ बैंक्स निकाले, ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन निकाले जिसकी हेल्प से फार्मर्स को क्या मिल जाता है, उधारी मिल जाता है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी निकाला, रूरल बैंक निकाला जो अराउंड 768 है इंडिया में, और जैसे 1982 में उन्होंने क्या निकाला, नबार्ड निकाला। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये तीनों, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन ये मेन है। तो ये तीन जो है कहीं ना कहीं फार्मर्स को, जिनके पास पैसा नहीं होता था, उनको पैसा देने के लिए, ठीक है, फार्मर्स क्रेडिट टू फार्मर्स का मतलब फार्मर्स को उधारी देने के लिए एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। तो आपको ऐसे पूछ सकता है कि नबार्ड कब बना था, 1982, या फिर आपको कह सकता है कि नबार्ड का फुल फॉर्म बताओ, तो आपको ये लिखना है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट। अब है अगला बच्चों प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। अब इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो सपोज करना कि एक फार्मर है, ठीक है, एक फार्मर है। अब मान लो कि फार्मर का कुछ अपने लैंड में ना इसने कुछ कुछ पौधे उगाए, क्रॉप्स को उगाया। ठीक है, तो इस आखिरी में ना इसका क्रॉप्स उग गया और इसके पास ना कुछ सरप्लस में, मतलब कुछ एक्स्ट्रा क्रॉप बाकी रहा। तो इस फार्मर ने सोचा क्यों ना ये जो एक्स्ट्रा मेरा बाकी है इसको मैं मार्केट में बेच दूं, लोगों को बेच दूं कि वो इस मेरे जो क्रॉप है उसको मैं बेच दूंगा तो वो मार्केट में, तो वो मुझे पैसा देंगे। ठीक है, तो ये भी फार्मर क्या किया, मार्केट में उसको बेचने के लिए चला गया। तो ये फार्मर ने सोचा कि यार इतना जो है ये मान लो ₹20 का है, तो ये मार्केट में जब इसको बेचने गया ना तो मार्केट में लोग बोले कि नहीं तुम्हें ये ₹10 में देना पड़ेगा तभी हम तुम्हारा लेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट बीच में आती है, गवर्नमेंट बीच में आती है और गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं रुको। गवर्नमेंट कहती है फार्मर्स को रुको, फार्मर्स को तुम्हें कम से कम ₹15 देना पड़ेगा। ठीक है ना, तुम इससे कम में, मार्केट वाले लोग को बोला कि जितने भी जो भी फार्मर से खरीदना चाहता है वो उन्हें मतलब ₹15 तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, ₹15 तो क्या करना पड़ेगा, मिनिमम प्राइस फार्मर्स को देना ही पड़ेगा। मतलब अगर आप इसका देखोगे तो फार्मर गवर्नमेंट इस पॉलिसी में क्या करती थी, फार्मर्स का हमेशा एक रेट बना देती थी। मान लो कि गवर्नमेंट ने बोला ₹500, ठीक है, ये क्या किया उन्होंने, मिनिमम प्राइस सेट कर दिया गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट क्या आएगी कि फार्मर्स को, मतलब फार्मर्स का जो भी सामान है वो आपको 500 या 500 के ऊपर ही बेचना पड़ेगा। कोई भी मार्केट में जो भी पीपल है वो फार्मर से 500 से कम में नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये तरीके से फार्मर को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्राइस सपोर्ट पॉलिसी बनाया, जहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस सेट कर देती है और उस प्राइस तक या उस प्राइस के ऊपर कोई भी मार्केट में फार्मर्स अपना सामान बेच सकता है, और कोई भी फार्मर से जो गवर्नमेंट ने सेट किया है प्राइस इसके कम कोई भी ले नहीं सकता फार्मर से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई। अब गवर्नमेंट कमिटेड टू बाय सरप्लस ऑफ फार्मर्स। अब कभी कभी क्या हो जाता था, अगर ऐसा हो जाता था, ठीक है, तो कभी कभी ना फार्मर्स का एक्स्ट्रा पैसा बच जाता, मतलब एक्स्ट्रा क्रॉप बच जाता था, वो जाते थे मार्केट में, लेकिन मार्केट में उनका क्रॉप ना पता बिकता ही नहीं था। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर तुम्हारा क्रॉप नहीं बिक रहा है तो गवर्नमेंट खुद ले लेगी और तुम्हें पैसा दे देगी। तो गवर्नमेंट कमिटेड टू बाय सरप्लस ऑफ फार्मर्स। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी फार्मर्स का सरप्लस है अगर वो बिका नहीं मार्केट में तो वो हम क्या कर लेंगे, बाय मतलब खरीद लेंगे। अब बच्चों फोर्थ पॉइंट है रेगुलेटेड मार्केट्स एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। यहाँ पे क्या किया गया, सब बहुत सारी पॉइंट्स है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है इसलिए मैंने इसको थोड़ा अलग पेज में लिखा है। रेमुनेटिव प्राइस टू फार्मर्स। फार्मर्स को क्या दिया गया बच्चों, कुछ पैसा दिया गया। ठीक है, कि मतलब रेमुनेटिव प्राइस ऑफ टू फार्मर्स का मतलब है उनका एक प्राइस सेट कर दिया गया और बोला कि तुम इसके ऊपर ही अपना सामान बेचना, इसके ऊपर नहीं बेचना। अगर नहीं बिका तो गवर्नमेंट खुद आके लेगी। तो कहीं ना कहीं रेमुनेटिव प्राइस सेट किया गया। प्रोटेक्ट फार्मर्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन बाय मिडलमैन। बच्चों मिडलमैन क्या होता है, ये ऐसे पीपल होते हैं जो दो लोग के बीच में क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल में बताऊं, जैसे अमेज़न। ठीक है, अब ये अमेज़न ऐसी बिजनेस है जो क्या करती है, प्रोड्यूसर से सामान लेती है, जो बनाने वाला है उससे सामान लेती है और कंज्यूमर को बेचती है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में क्या है, अमेज़न। तो ये क्या मिडिल मैन है। तो कभी तो होता क्या था बच्चों, जब फार्मर्स होते थे ना तो फार्मर्स के बीच में ना कोई मिडिल मैन हुआ करते थे। तो जो मिडिल मैन रहते थे ना बच्चों उस समय बहुत बदमाश हुआ करते थे। ये क्या करते थे, जो फार्मर को पैसा मिलता था ना उनको पैसा देते नहीं थे, फार्मर का कुछ पैसा वो खुद अपने पास रख लेते थे। तो कहीं ना कहीं जो मिडिल मैन थे ना बहुत बदमाश। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ऐसा मतलब
एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जहां पे फार्मर्स को वो मिडलमैन से प्रोटेक्ट करने लगे, टाइमली पेमेंट्स टू फार्मर्स। कभी कभी क्या होता था कि फार्मर्स को ना पैसे की कमी हो जाती थी, तो गवर्नमेंट क्या बोलती थी कुछ कुछ फार्मर्स को जो बहुत छोटे होते थे कि हम तुम्हें टाइमली मतलब बार बार कुछ पेमेंट अपनी तरफ से देते जाएंगे। इंश्योर्स प्रॉपर वेट्स एंड मेजर यूज्ड टू वैल्यू फार्मर्स प्रोड्यूस। अब इसका पॉइंट क्या है बच्चों कि होता क्या था, आप वेट्स एंड मेजर सुने हो, मशीन, मशीन जिससे आप वेट को मेजर कर सकते हो। ठीक है, आप जैसे शॉप में जाते हो ना बाजार में, तो आप देखते होंगे बहुत सारी मशीन यूज करते हैं जिसके ऊपर वो रखते हैं, तो वो पूरा मेजर बता देता है कि कितना पैसा हुआ क्या हुआ। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, यही चीज किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि अब से सभी को वेट्स एंड मेजर यूज करना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से फार्मर्स जो प्रोड्यूस करते हैं उसकी एक्चुअल में वैल्यू पता चल जाए। ठीक है, अब अगला पॉइंट है इनहेंस बार्गेनिंग पावर ऑफ फार्मर्स। हाँ, वही बार्गेनिंग पावर जो अभी मैंने आपको बता चुका है। इंश्योर्स फार्मर्स प्रोड्यूसेस ग्रेडेड। अब गवर्नमेंट क्या करती थी कि देखो, एक तो फार्मर्स क्या होते थे, फार्मर्स उगाते थे, तो कभी कभी क्या होता था फार्मर्स ना बहुत गंदे क्वालिटी का, पुअर क्वालिटी का क्रॉप उगाते थे, तो गवर्नमेंट क्या करती थी, उनकी हेल्प करती थी कि वो अच्छी क्वालिटी का सामान बनाए। प्रोविजन फॉर क्रॉप स्टोरेज इज मेड। अब होता क्या था, स्टोरेज बनाया गया गवर्नमेंट ने। फार्मर्स का क्या होता था, कभी कभी ना सामान बना के गवर्नमेंट को दे देते थे, तो अब जो सामान रखने के लिए ना कोई जगह नहीं थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सारे फार्मर्स के लिए क्या किया कि स्टोरेज जैसी चीजें बनाने लगे कि जहां पे फार्मर्स क्या कर सके, अपना सामान को रख सके, जहां पे उनका सामान जो है खराब नहीं होगा और वो पूरा फ्यूचर के यूज के लिए अच्छे से रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी के अंदर ये सारी चीजें आती है। ठीक है, तो होपफुली आज हमने 19 मिनट्स की लेक्चर में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और जनरल रिफॉर्म का पढ़ा, और आज हम लोग ने बच्चों ये सारे एग्रीकल्चर रिफॉर्म की जो तीनों पॉइंट्स हैं, ये हम लोग ने सारी चीजों को कवर कर लिया। लेक्चर को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप केस स्टडी, नोट्स, ये सारी चीज़ आप किधर से ले सकते हो। तो आपके पास जो भी ब्राउज़र है वो ओपन करना, चाहे वो क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, कोई भी हो। मैं गूगल क्रोम खोल लेता हूँ। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्रोम खोलोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली सर्च करना है बिंग कॉमर्स। ठीक, फिर एंटर कर दो। अब गाइस जैसे ही आप यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे गाइस आपको हमारा इंस्टाग्राम पेज दिखेगा, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो, जाके देख सकते हो 23,000 फॉलोअर्स है। फेसबुक भी कर सकते हो गाइस फॉलो। ठीक है, और गाइस यहीं पे आप देखो, नीचे आओगे, यहाँ यूट्यूब का है, नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा बिंग कॉमर्स का, bingcommerce.in का वेबसाइट। यहाँ पे जाके क्लिक करो तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। अब गाइस जैसे वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ पे ब्लॉग में आना, अपनी क्लास सिलेक्ट करना, जैसे क्लास 12 में हो तो गाइस जैसे आप क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ में क्लिक कर दोगे तो आपको अब यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे नोट्स यहाँ पे है, बस रीड मोड करोगे तो पूरा उसका नोट्स खुल जाएगा। और गाइस अगर आपको केस स्टडी चाहिए तो क्लास 12 में जाना, केस स्टडी में यहाँ पे क्लिक करना, बिजनेस स्टडी से केस स्टडी में जाना, यहाँ पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, बिजनेस स्टडीज की केस स्टडीज मिल जाएगी। ठीक, तो गाइस ये लोड होने में तो टाइम लगता है। ठीक, तो ये अपने आप लोड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको सारी केस स्टडी मिल जाएगी, आप यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत सारी केस स्टडी देख सकते हो, जूम भी करना चाहो तो पास भी लेके जा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, और गाइस यहाँ पे अगर आपको क्लास 12 यहाँ पे हैंडी लेक्चर नोट्स का भी ऑप्शन है, मतलब ये लेक्चर्स के स्क्रीनशॉट है, तो अगर आपको जल्दी रिवाइज करना होगा तो आप यहाँ पे भी चले जाओ तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है अचीवमेंट्स ऑफ एग्रीगेट रिफॉर्म ग्रीन रिवॉल्यूशन। अचीवमेंट मतलब फायदे ऑफ एग्रीगेट रिफॉर्म। हम लोग ने अगली पिछले लेक्चर्स में एग्रीगेट रिफॉर्म के बारे में पढ़ा था, जहां पे हम लोग ने एग्रीगेट रिफॉर्म से रिलेटेड बहुत सारी चीज डाली थी कि एग्रीगेट रिफॉर्म में गवर्नमेंट क्या करती थी, बहुत सारे गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए थे जिसके कारण हमारा एग्रीकल्चर सुधर जाए, है ना। तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं पता है ग्रीन रिवॉल्यूशन का भी यूज किया था। तो लोग वही जाने वाला है, जब गवर्नमेंट ने जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए इतने सारे स्टेप्स लिए हैं तो उसके हमें क्या फायदे मिले। ठीक है, तो अचीवमेंट ऑफ एग्रीगेट रिफॉर्म ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन के करने से गवर्नमेंट ने जो एग्रीगेट रिफॉर्म में ग्रीन रिवॉल्यूशन का यूज बढ़ाया था उसके हमें क्या फायदे मिले। ठीक है, तो वो हम लोग जानने वाला है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक चीज जानना है कि एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा डिफरेंस है क्या। देखो एग्रीकल्चर में क्या हो, पहले हमारी इकोनॉमिक जो थी, हमारी जो इकोनॉमिक क्या थी, वो बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमिक थी। ऐसी इकोनॉमिक जहाँ पे लोगों का पैसा नहीं होता था, बेसिक नेसेसरी चीज नहीं होती थी, रोटी कपड़ा मकान ये सारी चीजें नहीं होती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने ये सारी जो स्टेप्स इंप्लीमेंट किए, ये सारे स्टेप जो गवर्नमेंट ने किए उसके कारण कहीं ना कहीं हमारी एग्रीकल्चर की जो इकोनॉमी है वो क्या होने लगी, डेवलपिंग इकोनॉमिक में चेंज हो गई। मतलब कंट्री की इकोनॉमिक्स बैकवर्ड और स्टैग्नेंट इकोनॉमिक से डेवलपमेंट इकोनॉमिक बढ़ने लगी। ठीक है, होने लगी। अब तो सबसे पहले ये जानते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है। ग्रीन मतलब क्रॉप्स, क्रॉप्स मतलब फसल, क्रॉप मतलब फसल। रिवैल्यूएशन का मतलब है बच्चों स्प्राउट या फिर कम्स आउट। कम्स आउट का मतलब उसका आउटपुट, प्रोडक्शन कितना निकल रहा है उससे। मतलब आप जो फसल लगा रहे हो
उससे कितना प्रोडक्शन निकल रहा है, उसे हम ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो जब आप ग्रीन रिवॉल्यूशन करते हो ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन का जब आप यूज करते हो, तो जब आप उसके फसल लगाते हो, ठीक है, जब आप उसके फसल लगाते हो तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन है वो क्या होता था, बहुत ज्यादा होता था यहाँ पे। और मैं आपको और एक चीज बता दूं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण ही एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा चेंजेस आया। बैकवर्ड स्टैग्नेंट इकोनॉमिक से कंट्री क्या होने लगी, डेवलपिंग इकोनॉमिक में चेंज होने लगी। तो मेन कारण क्या था उसका, ग्रीन रिवॉल्यूशन सबसे बड़ा रीजन था उसके पीछे। ठीक है, तो ग्रीन मतलब क्रॉप्स, क्रॉप्स मतलब फसल, रिवॉल्यूशन मतलब कम्स आउट, फसल से कितना आउटपुट निकल रहा है उसे हम ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के ना फीचर्स जानते हैं। देखो, सबसे पहला फीचर है स्प्राउट इन क्रॉप प्रोडक्शन। स्प्राउट मतलब कम्स आउट, मतलब उससे कितना प्रोडक्शन निकल रहा है। ठीक है, तो वही चीज है, स्प्राउट मतलब उससे कितना प्रोडक्शन निकल रहा है, उस क्रॉप से कितना प्रोडक्टिविटी हो रही है। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि उससे आउटपुट जो है बढ़ रहा है। अब आपको क्या देना है, उसका एक एग्जांपल से शो करना है। जैसे ईयर में अगर मैं राइस की बात करूं तो 1951 में सिर्फ 668 केजी पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी आती थी राइस में, लेकिन 2014 में क्या होने लगा, 2390 केजी प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर आने लगा। मतलब आप देख रहे हो, पहले 668 था, लेकिन आज की समय 2014 और 15 की डाटा के हिसाब से 2390, मतलब कितना बढ़ गया राइस का प्रोडक्टिविटी। वैसे ही अगर आप वीट की देखोगे, वीट की, ठीक है, गेहूं की, तो 1951 में सिर्फ 663 केजी प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर हुआ करता था, लेकिन 2014 और 15 में 287 केजी प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर। तो आप देखोगे पहले 663 था, लेकिन अभी क्या है, 287 पे बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण हुआ है, क्योंकि ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण क्या हो गया, जैसे वीट और राइस की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक हमारे लिए फायदा है, ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा। तो ये सबसे बड़ा गवर्नमेंट को अचीवमेंट मिला ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण। सेकेंड चीज है एरिया अंडर कल्टीवेशन। देखो, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन में आपको पता है ना, हम ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या करते हैं, एचआईवी सीड्स मतलब एचवाईवी सीड्स यूज करते हैं, साथ ही साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर बच्चों ये सारी चीजें आ जाती है। तो जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर क्या था, एचवाईवी सीड्स का हम यूज करते थे। ठीक है, तो होने क्या लगा, हम एचवाईवी टेक्नोलॉजी का यूज जब बढ़ाने लग रहे थे ना, तो उससे क्या हो रहा था, सोइंग मतलब बोना से लेकर हार्वेस्टिंग मतलब क्रॉप हार्वेस्टिंग का मतलब है फसल की कटाई की जो समय है ना, दोनों के बीच का ड्यूरेशन वो क्या हो गया, कम होने लग गया। फसल मतलब बोइंग का मतलब होता है, जब आप मान लो कि आपको एक पौधा उगाना है, तो आप पौधा कैसे उगाओगे, जब उसका बीज आप लगाओगे, उसमें पानी डालोगे, तो अपने आप वो बड़ा हो जाएगा, है ना। सेम चीज है, बोइंग का मतलब है आप जब बीजा डालते हो, ठीक है, और उसकी कटाई, जब वो बड़ा हो जाता है तो आप उसकी क्या करते हो, कटाई करते हो। तो वो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, मतलब दोनों के बीच का जो टाइम है वो क्या हो गया, कहीं ना कहीं कम हो गया। तो किसके कारण कम हुआ, क्योंकि हम एचवाईवी टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ा रहे थे, उसके कारण सोइंग और हार्वेस्टिंग के बीच का जो टाइम था वो क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन जब हम एचवाईवी सीड्स का ये टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे थे, तो क्या होता था, हम जैसे ही सीड्स को डालते थे, ठीक है, सोइंग करते थे, और फसल की कटाई का जो दोनों के बीच का जो टाइम था ना, बहुत ज्यादा लगता था। लेकिन जैसे हम एचवाईवी टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ाने लगे, तो दोनों के बीच का क्या हो गया, बोने से लेकर फसल की कटाई का दोनों का जो टाइम था, दोनों के बीच का जो टाइम वो क्या हो गया, कम होने लग गया। अब है केमिकल फर्टिलाइजर्स का, जैसे हम लोगों ने यूज बढ़ाया ना, तो फेलोइंग का नीड क्या हो गया, हमें कम पड़ गया। तो अब सर ये फेलोइंग क्या है, सबसे पहले तो ये जानो कि फेलोइंग क्या है। देखो, पहले क्या होता था, जब हम ग्रीन रिवॉल्यूशन यूज नहीं करते थे, तो क्या होता था, फार्मर्स एक लैंड में क्या करते थे, उगाते थे। ठीक है, और बच्चों हर लैंड की ना फर्टिलिटी होती है, तो हर लैंड की फर्टिलिटी कभी बढ़ जाती है कुछ समय तक, कभी कुछ समय तक कम हो जाती है। तो ये ऐसा होता क्यों है, देखो, फार्मर्स क्या करते हैं, अपने लैंड में क्या करते हैं, क्रॉप्स को, फसल को क्या करते हैं, उगाते हैं। तो जैसे ही उगाते हैं तो कहीं ना कहीं लैंड की जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, फिर फार्मर्स क्या करते हैं, लैंड की फर्टिलिटी को वापस बढ़ाने के लिए ये लैंड को क्या करते हैं, वापस से खाली छोड़ देते हैं, उसमें कुछ नहीं करते हैं। फिर लैंड की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, वापस आ जाती है। फिर फार्मर्स क्या करते हैं, जैसे लैंड की फर्टिलिटी वापस आ जाती है, फिर वो क्या करते हैं, उसमें फसल उगाते हैं। फिर लैंड की फर्टिलिटी कम होती है, ठीक है, तो फिर वो क्या कहते हैं, लैंड को ऐसे छोड़ देता है कुछ समय तक। फिर जैसे लैंड की फर्टिलिटी बढ़ जाती है तो फिर क्रॉप उगाते हैं। ऐसा ये जो प्रोसेस है क्या रहता है, चलता रहता है। तो इसे क्या कहते हैं, फेलोइंग कहते हैं। ठीक है, तो फेलोइंग का मतलब है लिविंग लैंड अनकल्टिवेटेड, मतलब लैंड को ऐसे छोड़ दो, उसमें कुछ भी उगाओ नहीं, फॉर सम टाइम टू रिगेन फर्टिलिटी, मतलब लैंड को कुछ समय तक ऐसी छोड़ दो कि वो वापस से अपनी फर्टिलिटी को रिगेन कर ले, मतलब वापस से उसमें फर्टिलिटी आ जाए लैंड में। ठीक है, तो इसे हम फेलोइंग कहते हैं। तो जैसे आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करना बढ़ा दिया ना, तो कहीं ना कहीं फेलोइंग करने की जरूरत हमें बहुत कम पड़ गई, क्योंकि जैसे हम केमिकल्स यूज करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं लैंड की जो फर्टिलिटी है अपने आप बढ़ जाती थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें लैंड को खाली छोड़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, जैसे हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज बढ़ाने लगे। ठीक है, जैसे फेलोइंग का नीड क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो ये है एरिया अंडर कल्टीवेशन का। तो एग्जाम में आपको लिखना है। अब है शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस क्रॉप्स टू कमर्शियल क्रॉप। सब्सिस्टेंस क्रॉप मतलब, सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब ऐसी फार्मिंग जहाँ पे फार्मर्स अपने लैंड में उगाते तो है, लेकिन वो उगाते सिर्फ अपने लिए है, वो उगाते हैं और वो खुद ही को खा लेता है, मतलब उगाते हैं
जितने भी क्रॉप्स, और वो क्रॉप्स को वो खुद ही खा लेते हैं, उसे हम सब्सिडेंट फार्मिंग कहते हैं। कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, फार्मर्स क्या करते हैं, अपने लैंड में उगाते तो है लेकिन अपने लिए नहीं उगाते, वो क्या करते हैं बाहर मार्केट में बेच, अपने जो भी क्रॉप्स है उसको क्या करते हैं बाहर बेचते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, तो इसे हम कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण क्या हो गया, जितने भी फार्मर्स है शिफ्ट हो गए सब्सिडेंट फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग में। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक फॉर्मूला है, अब यहाँ पे एक चीज देखना, मान लो ये फार्मर का लैंड है, ठीक है, ये फार्मर का लैंड है, तो इसमें क्या हुआ, फार्मर ने क्या किया, बहुत सारे बीजे को बोया। अब क्या किया उसने, फार्मिंग की, और ना उसे ना बहुत सारे क्या हो गया, प्लांट निकल गया, और फार्मर्स का ना टोटल आउटपुट मिल गया। मतलब इसने अपने लैंड में उसने उगाया, उससे ना उसको बहुत सारी फसल उसके लैंड में उग गई। ठीक है, तो उसके लैंड में मान लो टोटल, ये पूरा फार्मर का लैंड है, तो उसने क्या किया, पूरा फार्मिंग करके हर जगह पूरा टोटल इसके लैंड में क्या हो गया, पूरा आउटपुट, टोटल आउटपुट निकला। तो ये टोटल आउटपुट को ना मैं ए मान रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। अब मान लो कि टोटल आउटपुट में से फार्मर क्या करता है, थोड़ा सा टोटल आउटपुट में से जो पूरा फार्मिंग में उगाता है ना प्लांट को, उस प्लांट में से थोड़ा सा वो क्या कर लेता है, अपने सेल्फ कंजम्पशन, अपने खुद के लिए वो खा लेता है। ठीक है, तो वो क्या कर लेता है, सेल्फ कंजम्पशन, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, बी मान रहा हूँ, यहाँ भी मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्फ कंजम्पशन को बी मान रहा हूँ। अब वो क्या कर लेता है, टोटल जो उसने पूरा उगाया है उसमें से कुछ वो खुद खा लेता है, और जो बाकी सब है ना, इतना बाकी देख रहे हो, ये इतना बाकी फसल, वो क्या कर लेता है, बाकी फसल को वो क्या कर लेता है, मार्केट में बेच देता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, उसे मान लो इसको सी मान लो, तो क्या हो जाता है, उससे क्या हो जाता है, सरप्लस अमाउंट की आ जाती है, जिसको वो बाहर को बेच सकता है। मतलब आप देखना कि अगर उसको कमर्शियल फार्मिंग करना है, मतलब अगर उसको बाहर अपना मार्केट में सामान बेचना है, तो वो जो भी उगाएगा, ठीक है, जो भी टोटल जो भी उगाएगा उसमें से वो क्या करेगा, कुछ अपने खा लेगा। अब टोटल में से जब वो खुद जो खा लेगा वो जब माइनस करेगा तो क्या हो जाएगा, एक सरप्लस आ जाएगी, वो सरप्लस को क्या कर सकता है, मार्केट में बेच सकता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे फार्मर टोटल आउटपुट, फार्मर्स ने पूरा इतना उगाया अपने लैंड में, उसमें से कुछ हिस्सा उसने क्या कर लिया, खुद खा लिया, तो टोटल हिस्से में से वो क्या कर लिया, उसमें से माइनस सेल्फ कंजम्पशन, मतलब खुद खा लिया, तो क्या बचता है, इतना पूरा क्रॉप बचता है, इस क्रॉप को क्या बोलते हैं हम, सरप्लस क्रॉप बचते हैं, जो वो मार्केट में क्या करता है, उसे बेच देता है। ठीक है, तो एक फॉर्मुला भी बन जाता है कि सरप्लस या फिर मार्केटेबल सरप्लस निकालने का फॉर्मुला ये बन जाता है कि टोटल आउटपुट जो फार्मर ने पूरा उगाया उसमें से वो कितना खुद खाया है उसको माइनस कर दो, तो अपने आप सरप्लस निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जो सरप्लस है ना, ये तभी हो पाया जब हम ग्रीन रिवॉल्यूशन का यूज करना चालू कर दिए। ठीक है, नहीं तो पहले क्या होता था, जो भी फार्मर टोटल आउटपुट निकालता था ना, वो क्या कर लेता था, खुद ही खा लेता था, पूरा टोटल आउटपुट को पूरा खुद ही खा लेता था। ठीक है, तो कोई भी सरप्लस बचता नहीं था, लेकिन जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो क्या होने लग गया, टोटल आउटपुट तो था और फार्मर्स क्या होने लगे, टोटल आउटपुट में से वो कुछ अपना खाते थे और बाकी सब क्या कर देते, मार्केट में बेच देते थे। चेंज इन फार्मर्स आउटलुक, फार्मर्स का जो सोचने का तरीका था ना बच्चों, उसमें क्या हो गया, चेंज आने लग गया। कैसे चेंज आने लग गया, वो फार्मर्स क्या करने लगे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग से क्या हो गए, वो कमर्शियल फार्मिंग में शिफ्ट हो गए। फार्मर्स को लगने लगा, अरे यार हम जितना उगाते हैं वो हम खुद ही खा लेते हैं, इससे हमें क्या फायदा होता है, तो उनका दिमाग में थोड़ा उनका दिमाग चेंज हुआ, वो सोचने लगे एक काम करते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन की हेल्प से हम क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, थोड़ा सा हम क्या करेंगे, अपने लिए रखेंगे और बाकी पूरा मार्केट में बेच देंगे। तो कहीं ना कहीं वो क्या हो गए, सब्सिस्टेंस फार्मिंग से लेकर कमर्शियल फार्मिंग में शिफ्ट हो गए। वो क्या करने लगे, वो ये सोचने लगे कि यार अपना जो क्रॉप है उसको बाहर बेच देंगे, बाहर बेचेंगे तो पैसा मिलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फार्मर्स के सोचने के तरीके में चेंज आया, वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग में शिफ्ट हो गए। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन आइटम, सेल्फ सफिशिएंसी मतलब जो चीज हमारे पास है, ठीक है, मतलब बच्चों इंडिया ना सेल्फ सफिशिएंस था फूड ग्रेन में। देखो हमारी जो कंट्री है ना वो एग्रीकल्चर में बहुत आगे है, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में हम सेल्फ सफिशिएंसी है, मतलब हमें कोई और कंट्री की जरूरत नहीं है एग्रीकल्चर में। ठीक है, मतलब जैसे मान लो टेक्नोलॉजी में हमारी कमी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जापान से थोड़ी टेक्नोलॉजी ले लेते हैं, चाइना से टेक्नोलॉजी ले लेते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में क्या है, हम सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब हमें एग्रीकल्चर में किसी भी कंट्री की कोई जरूरत नहीं है, हम एग्रीकल्चर को खुद ही बना सकते हैं, तो उससे हम कहते हैं सेल्फ सफिशिएंसी। तो हम क्या कहते हैं, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन, हम फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट थे। तो हम क्या करते थे बच्चों, जो भी हमारी कंट्री में क्या करते थे, हम सबसे पहले जो भी फार्मर्स का जो टोटल क्रॉप बस आता था वो पहले हम क्या करते थे, कंट्री में अभी भी कंट्री में बांट देते हैं। उसमें भी क्या जाता है, उसमें जैसी कंट्री को बांटने के बाद भी फार्मर्स के पास ना बहुत सारा क्रॉप्स बच जाता है, तो वो क्या करते हैं, मेंटेन बफर स्टॉक, मतलब वो क्या करते हैं, बाहर की कंट्री को एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट करना मतलब सेल करना, बाहर की अदर कंट्रीज को क्या कर देते हैं, हम सेल कर देते हैं। तो जो भी ग्रेन हमारे पास एक्स्ट्रा बचता था ना, वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण ही बचता था, और वो एक्स्ट्रा बचता था तो क्या होता था, हम क्या करते थे, वो एक्स्ट्रा को बफर स्टॉक में डाल देते थे, और बफर स्टॉक से क्या होता था, वो हम क्या करते थे, अदर कंट्री बाहर की कंट्री को क्या कर देते थे, बेच देते थे। तो बाहर की कंट्री क्या देगी, हमें पैसा देगी, तो हमारी कंट्री का जो इंटरनेशनल रिजर्व है वो कहीं ना कहीं बढ़ता है। ठीक है, तो ये क्या था, ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण ही फायदा हुआ। तो आप देखोगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बच्चों हमें बहुत सारे फायदे हुए। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके आप क्या करना है, यहाँ से लेकर
यहाँ तक नोट कर लो। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बिंग कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 17,000 प्लस फॉलोअर्स है, और आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 78,000 प्लस फॉलोअर्स है। और गाइस आप हमारी वेबसाइट में जरूर विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, कोर्सेज, बहुत सारी चीज मिल जाएगी और यहाँ पे आप अपना कोर्स भी खुद का क्रिएट कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। और गाइस हमारी कंपनी हमेशा प्रॉफिट का 25% एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी को देती है, जहाँ पे हम जो भी बच्चे फीस नहीं दे सकते, स्कूल की कॉपी बुक्स नहीं खरीद सकते, हम उनको वो सारी चीज फ्री में देते हैं। तो गाइस इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिंग कॉमर्स शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर की ओर। हेलो एवरीवन, आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है ग्रीन रिवॉल्यूशन के हमें क्या घाटे हुए, मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन से हमें क्या नुकसान हुआ। लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब है ग्रीन रिवॉल्यूशन से हमें क्या नुकसान हुआ। ठीक है, तो इसे हम कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, गेन्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन सिग्निफिकेंट बट नॉट सफिशिएंट। अगर आपको ये लाइन भी कह दिया तो समझ जाना ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का घाटे के बारे में, ग्रीन रिवॉल्यूशन के घाटे के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो दोनों लाइन का मतलब एक ही है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के हमें घाटे क्या हुई, तो सबसे पहला पॉइंट है लिमिटेड क्रॉप्स। देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन का ना यूज सिर्फ आप दो ही क्रॉप के लिए यूज कर सकते थे, जैसे वीट या फिर राइस। आप चावल के लिए या गेहूं के लिए ही आप ग्रीन रिवॉल्यूशन का यूज कर सकते थे। ठीक है, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन का आप यूज नहीं कर सकते थे अगर क्रॉप्स में जैसे आपको कॉटन ग्रो करना है, टी ग्रो करना है, पल्सेस ग्रो करना है, तो आप कहीं ना कहीं ग्रीन रिवॉल्यूशन का यूज नहीं कर सकते थे। तो ये सबसे बड़ा लिमिटेड था कि हम क्या करते थे, सिर्फ लिमिटेड क्रॉप था, सिर्फ हम क्या करते थे वीट और राइस ऐसे ही क्रॉप से जिसमें हम ग्रीन रिवॉल्यूशन का यूज कर सकते थे। लेकिन जैसे क्रॉप्स हो गए, जैसे पल्सेस हो गया, कॉटन की क्रॉप्स हो गया, टी क्रॉप्स हो गया, तो यहाँ पे हम ग्रीन रिवॉल्यूशन का यूज नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये है सबसे बड़ा घाटा लिमिटेड क्रॉप्स, मतलब हमारे पास क्रॉप की कमी थी। अनइवन सेपरेट मतलब देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था, हम सिर्फ कुछ कुछ स्टेट्स में, इंडिया में बहुत सारे स्टेट है जैसे पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का हम यूज सिर्फ कुछ कुछ स्टेट्स में, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, तमिलनाडु हो गया, ऐसे ही स्टेट में क्या कर पाते थे, हम यूज कर पाते थे। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन का यूज हम ऐसे स्टेट्स में जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश, तो ऐसी जगह पे, ऐसे स्टेट्स में हम ग्रीन रिवॉल्यूशन का यूज ऐसे स्टेट्स में नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो ये है अनइवन स्प्रेड का मतलब। अब है थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक डिवाइड। अब इकोनॉमिक डिवाइड का मतलब ये है, देखो इकोनॉमिक डिवाइड का ना एक काम करो, थोड़ी देर की बात समझना, उससे पहले आप ये वाला पॉइंट समझना, लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का यूज वही पीपल कर सकता था जिसके पास पैसे ज्यादा थे, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन कहीं ना कहीं बहुत एक्सपेंसिव था। एक्सपेंसिव मतलब बहुत महंगा था, तो महंगा था तो इसको वही पीपल यूज कर पाते थे जिनके पास पैसा होता था। ठीक है, सेकंड बात, जो भी ग्रीन रिवॉल्यूशन यूज करता था ना, तो कहीं ना कहीं उसके पास इरिगेशन सिस्टम भी होना चाहिए था। तो अगर आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन को यूज करना है तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, तभी आपके पास पैसा होना चाहिए क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन एक्सपेंसिव है, और सेकंड चीज आपके पास अच्छा इरिगेशन सिस्टम होना चाहिए। अगर आपके पास ये दो चीज है तो आप आराम से ग्रीन रिवॉल्यूशन का यूज कर सकते हो। लेकिन होता क्या था, जो भी फार्मर्स के पास ग्रीन रिवॉल्यूशन होता था, ठीक है, वो क्या कर सकते थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन का यूज कर पाते थे। और जिनके पास ग्रीन रिवॉल्यूशन का यूज नहीं होती थी, मतलब नहीं होती था, जो भी कह लो, ग्रीन रिवॉल्यूशन का अगर जो भी फार्मर्स के पास ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब जिनके पास ये चीज नहीं होती थी, ठीक है, मतलब देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन का यूज जो फार्मर्स कर सकते थे जिनके पास ये दो चीज होती थी, तभी वो ग्रीन रिवॉल्यूशन का यूज कर पाते थे। लेकिन कुछ कुछ फार्मर्स ऐसे थे जिनके पास ये दो चीज नहीं होती थी, जिसके कारण ग्रीन रिवॉल्यूशन का यूज नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे यही मतलब है लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन का मतलब, ग्रीन रिवॉल्यूशन को यूज करने के लिए दो चीज चाहिए। जिन भी फार्मर्स के पास ये दो चीज होती थी वो ग्रीन रिवॉल्यूशन का यूज कर पाते थे, और जो फार्मर्स के पास ये दो चीज नहीं होती थी वो ग्रीन रिवॉल्यूशन का यूज नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो ये लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन का मतलब है। लेकिन इससे पहले अब और एक पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना है। अब बच्चों इससे क्या हो गया, जो रिच फार्मर्स था, जो रिच फार्मर जो क्या कर पाता था, ग्रीन रिवॉल्यूशन का यूज करके ये दो चीज को ले लेता था। ठीक है, अब वो क्या करने लगता था, अपनी लैंड में ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने लग जाता था। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना चालू कर देता था, और पूरा फार्मिंग बेचारे लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन का यूज नहीं कर पाते थे। ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसा भी नहीं होता था, इरिगेशन सिस्टम भी नहीं होता था, तो कहीं ना कहीं ग्रीन रिवॉल्यूशन का यूज नहीं कर पाते थे। तो क्या हो गया था, जो रिच फार्मर्स थे वो क्या हो गए, और रिच बन गए, और पुअर फार्मर्स और पुअर बन गए, क्योंकि इनके पास ना ग्रीन रिवॉल्यूशन को यूज करने के पैसा नहीं था, तो ये अपने लैंड में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट नहीं निकाल पाते थे, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट नहीं इंक्रीज कर पाते थे। तो क्या हो गया, रिच और पुअर फार्मर्स के बीच का जो डिफरेंस है ना और बढ़ गया, दोनों के बीच का जो गैप था वो क्या हो गया, और बढ़ गया। ठीक है, अब इससे क्या हो गया, गवर्नमेंट ने पुअर फार्मर्स को लोन देने की कोशिश भी किया, लेकिन इंडियन एक्सचेंजर ये ऐसे पीपल है जो क्या कहते हैं, पूरे पैसे का हिसाब किताब रखते हैं। तो इनको लग रहा था कि अगर गवर्नमेंट अगर पुअर पीपल पे पुअर फार्मर्स पे पैसा अगर लगाएगी तो कहीं ना कहीं कंट्री में बर्डन आ जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण कहीं ना कहीं फार्मर्स को हम पैसे भी ज्यादा नहीं दे पाते थे।
ठीक है। तो इकोनॉमिक डिवाइड का मतलब यही है, रिच फार्मर्स क्या करते थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन का यूज करना चालू कर दिए थे, जिसके कारण वो और रिच बन गए। पुअर फार्मर्स क्या कर रहे थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन का यूज नहीं कर पाते थे, जिसके कारण वो और गरीब बन गए थे। दोनों के बीच का गैप क्या हो गया, बढ़ गया। गवर्नमेंट भी ज्यादा उनको लोन दे नहीं पाती थी, नहीं तो क्या हो जाता था, कंट्री में बर्डन आ जाता था। तो ये जो मैंने आप सभी के साथ चार चीजें डिस्कस की है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के सबसे बड़े घाटे, लिमिटेड क्रॉप्स, अनइवन स्प्रेड, इकोनॉमिक डिवाइड और लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। तो ये चीजें ना आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो चलो बच्चों, आप ये चीजों को नोट कर लो वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो होपफुली आप सभी ने ये सारी लेक्चर्स को नोट कर लिया होगा। अब मैं आप सभी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स।